हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उसमें लगभग 4-5 चैप्टर यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें आपका जिसकी जो काफ़ी लोग पीडीएफ भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ मैंने 3 चैप्टर्स की यहाँ पे अपलोड कर दी हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और कुछ लोग लिंक मांगते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बाई चांस मैं भूल जाता हूँ कभी, तो आप लोग वर्धन एकेडमी सर्च कर लें टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि सेम लोगो लगा है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे जाकर आपको तीनों वो पीडीएफ मिल जाएंगी जो शुरुआत वाली 3 वीडियो थी, ठीक है। तो उनकी पीडीएफ मिल जाएंगे, और इसके बाद अब देखिए उत्सर्जन तंत्र आज हम लोग पढ़ लेंगे। इसके पहले श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं, और 2-3 और हो जाएंगी, फिर इनकी भी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले आप लोग सिलेबस में दिखा दूं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि सर पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जीवों में श्वसन, और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन को, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोशिश की गई है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे रखा जाए, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र होता क्या, उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। जीवों के शरीर से उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करना, शरीर से यह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इस प्रक्रिया में शामिल अंग समूहों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मतलब इस प्रक्रिया में जो अंग शामिल होते हैं, उन सभी के अंगों के समूह को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जी पदार्थों का वर्गीकरण, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ और नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। वीडियो को देखा जरूर करिए, जिससे देखिए आप लोग देखते तो हैं, ठीक है। देखने से ये है कि आपको चीजें थोड़ी सी सुनने से भी रहती हैं, कि बाई चांस आपको कोई चीज याद नहीं रही और एग्जाम देने के टाइम पर आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, तो आपको एक ध्यान आता है कि सर ने ये बात बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रहता है, और बाद में इसकी पीडीएफ भी आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी, तो आप लोग इसको अपनी तरफ से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठा करिए, और टॉपिक वाइज इसके नोट्स बनाया करिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो उसको नोट कर लिया करिए, और फिर इसी टॉपिक को अपनी अन्य बुक से भी पढ़ा करें, ठीक है। अब देखिए, कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ और नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। तो पहले कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ देख लेते हैं। कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थों में मुख्यतः CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इन पदार्थों के कोशिकाओं में अधिक समय तक रहने के फलस्वरूप अम्ल निर्माण के कारण कोशिकाओं की क्षति होती है। तो ये हो गया कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ। अब नाइट्रोजनी देख लेते हैं। जीव जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों में मुख्यतः अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसमें अमोनिया सबसे अधिक विषैला पदार्थ है, जिसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो सबसे शरीर के लिए जो उत्सर्जन के लिए सबसे में जो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक विषैला है, तो वो होता है अमोनिया, ठीक है। अब देखिए, उत्सर्जन के प्रकार देख लेते हैं। उत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं। पहला अमोनिया उत्सर्जन। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत नाइट्रोजन का उत्सर्जन प्रमुखतः अमोनिया के रूप में होता है। अधिकांशतः अस्थिल मछलियां, टैडपोल एवं जलीय कीट नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। उनकी इस प्रकृति को अमोनिया उत्सर्जीकरण कहते हैं, ठीक है। अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, तो इस प्रकृति को क्या कहते हैं, अमोनिया उत्सर्जीकरण। फिर देखिए, यूरिया उत्सर्जन। यकृत में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिए, किसका निर्माण करती है, यूरिया का करती है। कोशिकाओं के लिए अमोनिया अत्यंत हानिकारक होती है, क्योंकि उसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होगी उसके उत्सर्जन के लिए, ठीक है। जबकि कोशिकाएं यूरिया की अति सांद्रता को सहन कर सकती हैं, क्योंकि यूरिया अमोनिया की अपेक्षा 1 लाख गुना कम हानिकारक होता है। अब ये चीज समझ लीजिए कि जो यूरिया है वो अमोनिया की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 1 लाख गुना कम हानिकारक है, या कह लें अमोनिया जो है वो यूरिया से 1 लाख गुना ज्यादा हानिकारक है सेहत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्तनधारी व उभयचर उभयचर तथा मछलियां व कछुए यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब यूरिक अम्ल उत्सर्जन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ स्थलीय जंतुओं में N2 उपापचय के द्वारा निर्मित नाइट्रोजन युक्त यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। यह अम्ल जंतुओं में जल की न्यूनतम मात्रा का ह्रास होता है, ठीक है। यह अम्ल जो होता है, जो अम्ल है उसके लिए कहा जा रहा है, अम्ल जो है वो जंतुओं में जल की न्यूनतम मात्रा का ह्रास होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव कौन से हैं, पक्षी, सरीसृप, कीट, पतंगे, ये सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं।
मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं? वृक्क। तो वृक्क पहले देख लेते हैं, वृक्क किडनी। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है। यह एक जोड़े में होता है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। प्रत्येक वृक्क वृक्क 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं, जिन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क नलिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। का बना होता है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, अगर ये क्वेश्चन आए तो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, बायो वालों को तो लगभग पता ही होगा। इसमें उपस्थित प्याली नुमा संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, प्याली नुमा संरचना को बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की क्रिया को परा निस्पंदन कहते हैं। परा निस्पंदन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना तथा हानिकारक अवयवों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करना होता है। अब देखिए, वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर, दिन भर में 180 लीटर निस्पंद फिल्ट्रेट होता है। रक्त जो है, रक्त निस्पंद मतलब रक्त ब्लड फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर होता है रक्त का। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। ठीक है, लगभग 1.25 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। ठीक है, सामान्य मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया होती है और 0.3% यहाँ पे परसेंट क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। इसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो जो मूत्र है उसका जो पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा। यूरोक्रोम क्या कहता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, पीएच मान अक्सर पूछ दिया जाता है, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। ठीक है, नेक्स्ट है, वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। ठीक है, तो वृक्क में बनी पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, पथरी अक्सर कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड इन सब से मिलकर बनती है। अभी आगे इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, त्वचा देख लेते हैं। स्किन। स्किन क्या करती है? त्वचा में पाई जाने वाले तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्रावण करती हैं। पसीने में 98% जल और 2% अशुद्धियां रहती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 98% जल होता है और 2% अशुद्धियां रहती हैं। फेफड़ों के बारे में देख लेते हैं। फेफड़ों द्वारा रक्त की विषाक्त गैस CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। फेफड़ों के द्वारा जो विषाक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए बड़ी आंत। बड़ी आंत शरीर के विषैले तथा निःसृत पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करती है। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन है? वृक्क, मूत्रनलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये है। ठीक, अब देख लेते हैं डायलिसिस। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उसको देख लेते हैं, जो शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं। डायलिसिस देख लीजिए। रुधिर का लाभदायक घटक निस्यंदन फिल्ट्रेशन के द्वारा छान लिया जाता है, जो लाभदायक घटक होता है। ठीक है, इस प्रकार के चयनात्मक निस्यंदन को, जिसमें लाभदायक घटक व पदार्थ छान लिए जाते हैं, उसे डायलिसिस कहते हैं। जो अच्छी मतलब जो रक्त होता है उसमें जो लाभदायक चीजें होती हैं उनको छानना। ठीक है, उसको जो छानने का जो प्रक्रिया है उसको डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, सीधे सीधी भाषा, सरल भाषा में। जिस व्यक्ति का वृक्क मतलब किडनी ठीक से कार्य नहीं करती है, उसे जीवित रहने के लिए नियमित रूप से कृत्रिम डायलिसिस के द्वारा रक्त को शुद्ध करवाना पड़ता है। ठीक है, कोशिका गुच्छ एक डायलिसिस थैली का कार्य करती है। कोशिका गुच्छ जो है वो डायलिसिस थैली का कार्य करती है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? ठीक है, क्रिया द्वारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा रुधिर प्लाज्मा से जल, ग्लूकोज तथा खनिज लवण छान लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में केवल प्लाज्मा प्रोटीन व रुधिर कणिक कोशिकाएं नहीं छन पाती हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या है? प्लाज्मा, प्रोटीन व रुधिर कोशिकाएं नहीं छन पाती हैं। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों में वृक्क सामान्य रूप से कार्य नहीं करते, उनके अचानक यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग को यूरेमिया कहते हैं। ऐसे रोगियों में कृत्रिम वृक्क की सहायता से हीमोडायलिसिस द्वारा इस रोग का निवारण किया जाता है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुर्दे की पथरी। ठीक है, गुर्दा मतलब किडनी का स्टोन। ठीक, किडनी स्टोन। वृक्क की श्रेणी
में लगातार खनिज लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एवं यूरिक अम्ल एकत्र होकर पथरी व स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिससे मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। बहुत भयंकर दर्द होता है, मेरे जानने में बहुत लोगों के ये हो चुका है, गुर्दे की पथरी। ठीक है। फिर देखिए गुर्दा निष्क्रियता, किडनी फेल्योर क्या होता है? वृक्क निष्क्रियता 3 कारणों से होती है। तीव्र वृक्क तीव्र वृक्क शोथ, विष व अल्प रक्तदाब। ठीक है। मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की उपस्थिति रक्त में हीमेटोरिया का कारण बनती है। हीमेटोरिया का कारण क्या बनती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की उपस्थिति। ठीक है। नेक्स्ट है यूरेमिया, क्या होता है? जब शरीर में यूरिया अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होने के कारण वृक्क समान रूप से उत्सर्जन कार्य नहीं कर पाता है, इसको क्या कहते हैं? यूरेमिया। ये रोगों के नाम है। मूत्र विसर्जन विकार क्या होते हैं? पेशाब में जलन, ठीक है, की दशा में मूत्र विसर्जन की क्रिया पीड़ामय होती है। मूत्र पथ में अवरोध निम्न कारणों से हो सकता है। मूत्र मार्ग का संकुचित होना, प्रोटेस्ट का सुदम्य अभिवर्धन, मतलब बीइंग इनलार्जमेंट, मतलब प्रोटेस्ट ग्रंथि का बढ़ना। ठीक है। तथा पथरी, इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। फिर नेफ्राइटिस क्या होता है? इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के वृक्क में पीड़ा होने के स्थान पर कमर में पीड़ा होती है। इस रोग का कारक जीवाणुओं का संक्रमण होता है। पेनिसिलिन का प्रयोग इस रोग में लाभकारी होता है। फिर है डाईयूरेसिस, लास्ट यही है, इसको देख लेते हैं। इसमें मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। वे पदार्थ जो डाई डाई हाँ सॉरी, डाईयूरेसिस डाईयूरेसिस होना चाहिए, डाईयूरेसिस का कारण होते हैं, डाईयूरेटिक कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, कैफीन आदि। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख ली है। ये देखिए सुनने और उसमें बहुत अच्छा रहता है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपने अगर नोट किया होगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर अभी 2-3 और इसके ऊपर वीडियो हो जाए, मतलब साइंस की, फिर जो 3-4 पीडीएफ होंगी वो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। उनको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। 3 तो मैंने डाल ही दिए हैं, एक कोशिका से अंग तंत्र तक, रेशे से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, और अम्लक्षार लवण की। ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।